गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको बेसिक से लेकर और एडवांस तक लेकर जाएंगे, हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। और ये जो वीडियो है हर एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये एकदम बेसिक से रहेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये परसेंटेज जो है इसका हिंदी जो रूप होता है वो प्रतिशत होता है, ठीक है। प्रतिशत, प्रति का मतलब एक और शत का मतलब होता है 100। तो किसी भी संख्या के 100 में से जो एक होगा वही उसका क्या होता है, प्रतिशत। या प्रतिशत को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं और इसके इक्वल 1/100 लिखते हैं, ठीक है। तो 100 में से जो एक हिस्सा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत। इतना क्लियर है। अब देखिए 2-3 चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से उन चीज़ों को समझते हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 416 एंड 2/3 परसेंटेज जो है उसका मान कितना होगा। तो 416 होल 1/3 परसेंटेज पूछा जा रहा है, ये किसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना चाहिए। 6 त्रिक 18 और ये 2 लिखा गया है। तो 6 त्रिक 18 और 2 20, 2 बचेगा शेष और फिर बचेगा 3 एकम 3 और 2 5 और 4 3 12 और ये 12 होगा। 1250/3 प्रतिशत, या इसी को लिख सकते हैं 1250/3 और गुणे प्रतिशत का मतलब हमने बताया है 1/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अगर हम लोग काटते हैं 1 0 0 से कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 और 5 से 5 दूनी 10 5 25, तो ये हो जाएगा 25/6, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा 25/6 आएगा। या इसी को अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 6 चौक 24 एंड 1/6, ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 4 से 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए सेम ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और आराम से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। दिया गया है कि 733.33 परसेंटेज जो है ये किसके बराबर होगा। 733.33 परसेंटेज ये किसके बराबर होगा। तो आप लोगों को मैंने एक फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाया है, उसमें जो दशमलव के बाद 3 अगर आता है तो कब होता है वो 1/3। अगर 1/3 होगा तभी 3 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 733 सही 1/3 परसेंटेज। या इसी को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 3 त्रिक 9 1 10, 3 त्रिक 9 और 1 10, 7 त्रिक 21 और 1 22, 2200/3 गुणे परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 00 00 से कैंसिल और ये आ जाएगा 22/3 या 3 7 21 एंड 1/3, 7 सही 1/3, ठीक है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये तो था जो परसेंटेज में होगा अगर, तो उसे हम लोग कैसे क्या नाम है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको अनुपात में दे दिया गया, जैसे ये क्वेश्चन है दिया गया है सेकंड क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन कि 5:4 किसके बराबर है। तो 5:4 आपको दिया गया, तो इसको अनुपात का मतलब होता है बटे, तो लिख सकते हैं 5/4। अब ये किसके बराबर है, तो परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है किसी भी फ्रैक्शन को तो हमें गुणे 100 करना चाहिए। 100 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20 और 25 5 125, 125 परसेंटेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। किसी संख्या का जो 8वां हिस्सा है वो कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 8वां हिस्सा मतलब 1/8
और ये कितने परसेंटेज है तो गुणे 100 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से ये 25 आएगा, तो 25/2 या फिर हो जाएगा 12.5%। ठीक है, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 12 और 1/, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है वो कितना सही है। अच्छा, ये मतलब दिया नहीं गया फ्रैक्शन में, ये 12.5% दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमने भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। पहले हम लोगों ने परसेंटेज को भिन्न में, अब भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। अब परसेंटेज को कैसे फिर से भिन्न में करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है कि 115%। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है। तो 115% है, तो इसी को लिखेंगे 115/100 और 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और ये 0 होगा, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 23/20 होगा। ठीक है, 23/20। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, 23/20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया अगला क्वेश्चन कि 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलें। इसको हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना। 37 से 1/2% को भिन्न में, तो पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 75/2 और परसेंटेज का मतलब इंटू 1/100। अब 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 तियाँ 75 और ये हो जाएगा 3 1 3/4 दूनी 8, तो 3/8 आएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी आपको बेसिक क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और आपको एडवांस क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, लेकिन अभी ये शुरुआत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 64% का वर्गमूल क्या है। 64% का वर्गमूल क्या है ये आपको बताना है। तो 64% का वर्गमूल मतलब ये रूट में 64% है, यही तो होता है वर्गमूल। या इसी को लिख सकते हैं रूट में 64/% का मतलब 100। अब देखिए 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 और 100 को बाहर निकालेंगे तो 10, और 8 में जब 10 से भाग देंगे तो 0.8 आएगा। तो 64% का जो वर्गमूल होगा वो क्या आएगा, 0.8 होगा। ठीक है, तो आपका इसमें से जो ऑप्शन है वो ए सही है, 0.8%। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दिया गया है 1200 का 25% का 0.9% के बराबर है। मतलब ये 1200 का जो 25% का 0.9% है वो किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे 1200, क्वेश्चन जैसे लिखा उसी तरह लिख लेंगे। 1200 का मतलब होता है गुणे, और ये 25% का मतलब बटे 100 गुणे 0.09/100, परसेंटेज का मतलब बटे 100। इतना समझ में आ रहा। 1200 का मतलब गुणे 25% मतलब 25/100 गुणे 0.09% मतलब बटे 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 0 से कैंसिल, 25 से करने में 25, 25 चौके 100 और 4 से इसे काटेंगे तो ये 3 आएगा। ऊपर बचा आपके पास 3 गुणे 0.09 या फिर 9 त्रिक 27 होता है, और 2 अंक पहले दशमलव लगा लेंगे तो 0.27 आएगा। ठीक है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है वो ए सही है, 0.27। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको दिया गया है यदि 128 का 25/8% यक्स है तो यक्स का मान होगा। कहा जा रहा है यदि 128 का मतलब गुणे 25/8, परसेंटेज का मतलब गुणे 1/100 यक्स है तो यक्स का मान क्या होगा। ये तो कहा गया 128 का 25/8% यक्स है, तो 128 का मतलब गुणे 25/8, परसेंटेज का मतलब इंटू 1/100 बराबर यक्स। अब उसी यक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए
ये हो जाएगा 25 एकम में 25, 25 चौके 100, और 4 से अगर इसे काटते हैं 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, और 8 चौक 32, इधर बचा 4, 4 बराबर यक्स, तो यक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 4 होगा। तो इसमें से आपको ऑप्शन जो ए दिया गया है वो सही है 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया है नीचे दिए गए समीकरण में यक्स का मान क्या है। जो नीचे समीकरण दिया गया है, यहाँ पर जो आपको समीकरण दिया गया है उसमें यक्स का जो वैल्यू पूछा गया है वो क्या है आपको बताना है। एक बार हम उसे लिख लेते हैं। 100% का 16 गुणे 8 का 100% बराबर 2 के 100% गुणे 128 बराबर 2 के पावर यक्स। ठीक है, तो इसमें से आपको यक्स का वैल्यू बताना है। देखिए कहा गया है 100, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया 100% का 16 गुणे 8 का 100% गुणे 128 बराबर 2 के पावर यक्स। तो जो यक्स का वैल्यू है 2 के पावर, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहले इधर वाले पोर्शन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 100% का मतलब 100/100, का मतलब गुणे 16 गुणे 8, का मतलब गुणे, और ये 100/% का मतलब 100 गुणे 128 बराबर 2 के पावर यक्स। देखिए 100 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा। देखिए अगर हम इस तरह से क्या करते हैं, गुणा करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग इसे 2 के मतलब 16 को जो है 2 के पावर 4 गुणे 8 को 2 के पावर 3 गुणे 128 को लिख सकते हैं। देखिए 128 का अगर हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, अगर इस तरह से नहीं आपको समझ में आता, 128 का फैक्टर कर लीजिए। 2 से आएगा 64, 2 से आएगा 32, 2 से आएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 और 3 7, 2 के पावर 7 बराबर 2 के पावर यक्स। और आपको पता है अगर घात बराबर होते हैं, वो सॉरी आधार बराबर हो तो घात को जोड़ लेते हैं। 7 3 10 4 14, तो 2 के पावर 14 बराबर 2 के पावर यक्स, या यक्स का जो वैल्यू होगा वो 14 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आधार बराबर हैं तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इसीलिए यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर है। देखिए एक बार लिखना ज़रूरी है। 50 का मतलब गुणे 860% का मतलब बटे 100 प्लस 860 का 50%। ठीक है, तो 860 का मतलब गुणे 50% का मतलब 50/100। कहा जा रहा है ये किसके बराबर है इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 50 एकम में 50, 50 दूनी 100, और 2 से इसे अगर काटते हैं हम लोग तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 430। ऐसे इसे अगर हम लोग 00 कैंसिल कर दें और इसका गुणा करेंगे तो ये भी 430 ही आएगा। तो 430 प्लस 430 आ जाएगा 860। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, 860। समझ में आ रहा ना, एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग। अच्छा लग रहा वीडियो, अगर अच्छा लग रहा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आपको दिया गया है यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% 603 है तो यक्स का मान क्या है। कहा जा रहा है 480 का 75%, तो 480 का मतलब गुणे 75% मतलब 75/100 प्लस 540 का x% मतलब x/100 कितना दिया है आपको 603 है। तो जो x का वैल्यू होगा ये आपको फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या आएगा। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 से अगर इसे काटते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120, और 12 तियाँ 36, ये होगा 360 प्लस 0 से कैंसिल होगा और ऐसे ही रहने देते हैं। ये होगा 54 x/10 बराबर
603। अब देखिए ये 360 इधर है प्लस के साथ है, तो उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब 603 में से ये माइनस होगा, तो 54x/10 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 603 में को माइनस करेंगे, सॉरी 603 में से 360 को जब माइनस करेंगे तो ये 3 बचेगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 5 में से 3 तो 2, 243 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x = जो हो जाएगा वो होगा 243 × 10/54। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 5 आएगा, 2 से आएगा 27, 9 से अगर इसे काटते हैं, 3 से काट लिए, 3 9 27, 3 से 3 8 24, और 3 1 3, और 9 9 81, और 9 5 कितना हो जाएगा 45। तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 45। इसमें से आपका ऑप्शन जो है, 1 मिनट, हाँ इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 1.25 रुपीज़ 10 रुपीज़ का कितना परसेंटेज है। आपको मैं पहले क्वेश्चन लिख कर और समझा दूँ। देखिए दिया गया 1.25 रुपीज़ 10 रुपीज़ का कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है, ये आपको कहा गया। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी जिसका कहा जाए, ठीक है, वो नीचे होता है और जिसको कहा जाए वो ऊपर होता है। जिसका और जिसको का मतलब क्या है, कहा जा रहा है कि 1.25 रुपया 10 रुपये का कितना परसेंट है। किसका कहा गया 10 रुपये का, तो 10 रुपया नीचे होगा, और किसको कहा गया 1.25 को, तो ये ऊपर होगा, गुणे 100 कर लीजिए, बस यही परसेंटेज होगा। ठीक है, यही तो कहा गया है कि 1.25 रुपया 10 रुपये का कितना परसेंटेज है। जिसका कहा गया उसे नीचे लिखिए, जिसको कहा गया उसे ऊपर, गुणे 100% कर दीजिए। अब देखिए 1 0 0 से कैंसिल हो गया, और गुणा अगर करेंगे तो ये आएगा 1 0, इसलिए एक अंक इधर दशमलव आ जाएगा, 12.5%, 12.5% होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको 12.5 नहीं दिया, वो फ्रैक्शन में दे दिया, तो आप इसी को लिख सकते हैं 12 से 1/2%। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 7 का स्क्वायर प्लस 1, और मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1 जो है, कामा 2 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब का कितना परसेंटेज है। मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 2 के क्यूब गुणे 5 के क्यूब का कितना परसेंटेज है, तो गुणे 100 कर लेते हैं। ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है। ये तो कहा गया 7 के पावर 2 मतलब 7 पावर 2 प्लस 1 जो है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 का कितना परसेंटेज है। जिसका कहा गया वो नीचे, जिसको कहा गया वो ऊपर, इंटू 100 कर देते हैं। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 7 7 49 1 50 बटे 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब होता है 25 और 125, 125 गुणे 8 जब आप करेंगे तो आएगा 10,000, गुणे 100 कर लीजिए। देखिए 2 0 2 0 से ये 0 इससे 5% होगा। ठीक है, तो जो ये आएगा आंसर हमारा वो होगा 5%। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में, और उस पर थोड़े से जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना सीखा। अब हम लोग यहाँ पर जो परसेंटेज में, जैसे कि कितने परसेंटेज शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, इन तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने है ये क्वेश्चन दिया गया है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी। देखिए जो जनसंख्या आपको दी गई है वो दी गई है 6600, ये जनसंख्या दी गई है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि जो शिक्षित हैं वो कितने हैं 30%। जनसंख्या टोटल इतना दिया और शिक्षित जो हैं वो 30% हैं। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो अगर 100% में से शिक्षित 30% हैं तो अशिक्षित कितने हैं
कितने हैं शिक्षित? 70%। कैसे? टोटल कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें से अगर शिक्षित हो गए 30% तो अशिक्षित होंगे 100 में से 30 माइनस कर लीजिए 70%। किसके 70%? टोटल जनसंख्या के 70%। तो 6600 का 70% निकाल लीजिए। 0000 से कैंसिल, एक जीरो लिखिए। 7 छक 42 और 7 छक 42 और 4 46, 4620। ठीक है, 4620 लोग इस तरह हैं जो कि अशिक्षित हैं उस गांव में। तो इसमें से ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। दिया गया है यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 5504 है तो लड़कों की संख्या क्या है? कहा जा रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या जो है वो 504 है तो लड़कों की संख्या क्या है? देखिए कहा जा रहा है, मान लेते हैं विद्यालय में 100% बच्चे होंगे, इसमें से 70% जो हैं वो बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 30%। गर्ल कितनी है? 30%। गर्ल 30% है। टोटल 100% लड़के होते हैं, 70% उसमें बॉय हैं, तो गर्ल होंगी 30%। अब क्वेश्चन में 30% गर्ल हैं, लेकिन वहाँ पर कहा जा रहा है कि 504 गर्ल्स हैं, मतलब 504 लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो 30% का वैल्यू अगर 504 है तो 1% का वैल्यू 504/30 होगा। और आपको कितने परसेंटेज का चाहिए? लड़कों की संख्या चाहिए, तो लड़के कितने? 70%। तो 1% का वैल्यू अगर इतना है तो 70% का वैल्यू हो जाएगा 504/30 गुणे 70। 1010 से कैंसिल होगा, 3 से अगर काटेंगे 3 × 9 3, 3 × 6 18 और 3 × 8 24, 168 गुणे 7। 7 से भाग दे दीजिए, 8 7 56 गुणा करिए, 8 7 56 और फिर 7 6 42 और 5 47 और 7 × 9 7 और 4 11, 1176 लड़के हैं। ठीक है, 1176 लड़के। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलिए अब थोड़ा आय पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको कर लेते हैं हम लोग। दिया है यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंटेज कम है? कहा जा रहा है जो ए की आय है बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंटेज कम है? यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है ए और बी हैं, जो ए का आय है बी की आय से 40% अधिक है, तो अगर बी की आय 100 रुपया होगी तो ए की आय क्या होगी? 140 रुपया होगी। यही तो होगी। कहा गया ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो अगर बी 100 रुपया कमाता है तो ये 140 कमाएगा, तभी अधिक होगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंटेज कम है। तो देखिए पहले तो बी की आय ए की आय से कितना कम है ये पता करिए, 40 रुपया। किससे कहा जा रहा है? ए से कितना कम है, तो ए को जिससे कहा जाए उसे नीचे गुणे 100 करिए। अब देखिए 1010 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 400/14 या 2 से काट दीजिए, 2 7 14 और 2 से ये 200 आ जाएगा। 200/7 या 7 से अगर भाग देंगे 7 दूनी 14 और ये 6 बचेगा, 60 होगा। 7 7 49, 7 8 56 और 4/7%। 28 से ही 4/7% आएगा। अच्छा 200/7 आपको ऑप्शन में ही दिया है तो 200/7% हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन है वो बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। और मैं इसी तरह से अब आपको हर एक मतलब चैप्टर का लगभग 4 से 5 वीडियो दूंगा और हर एक टाइप के क्वेश्चनों को करवा दूंगा। गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन जो होंगे एकदम 0 लेवल से लेकर और हाई लेवल तक के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो एग्ज़ाम में ना आया हो, हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सॉरी, ये नहीं क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग। दिया गया है, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज का व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग को कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। मतलब ये है, कहा जरा प्याज की कीमत जो 50% बढ़ गई है तो उसके व्यय को उतना ही रखने के लिए, मतलब जो खर्चा उतना ही करने के लिए कितने प्रतिशत प्याज की कमी कर देनी चाहिए, मतलब कितना प्रतिशत प्याज कम उपयोग करना चाहिए उसको। तो देखिए, मान लेते हैं कि प्याज का जो ओल्ड प्राइस है, ठीक है, पहले जो प्राइस था वो था 100 रुपीज़। अब क्या हो गया, न्यू प्राइस जो हो गया उसका वो कितना हो गया, 50% बढ़ गया, यानी कि 150 रुपीज़ बढ़ गया। ठीक है, यही तो कहा गया, प्याज की कीमत 50% बढ़ गई। तो मान लेते हैं प्याज की कीमत पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया, 150। कितना बढ़ा, 50 रुपया। अब प्याज किस रेट से मिल रहा है, 150 के हिसाब से, तो उसको नीचे रखेंगे और गुणे 100 करेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, 50 ત્યાં 150 और ये हो जाएगा 100/3, मतलब 33 सही 1/3%। 33 से 1/3% प्याज की कमी कर देनी चाहिए उसको उपयोग करना, तब उसका खर्च जो होगा वो समान रहेगा। इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है आपको, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कहा जरा ए की आय जो है बी की आय से 60% कम है, तो जो बी की आय है ए की आय से कितना अधिक है ये आपको बताना है। देखिए, कहा जरा ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए और बी दो लोग हैं, जो ए का आय है बी की आय से 60% कम है, तो मान लेते हैं बी की आय 100 रुपया है तो ए का आय कितना होगा, इससे 60% कम है, यानी कि 40 रुपया होगा। अब आपसे पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो देखिए पहले बी का आय कितना अधिक है, 60 रुपया अधिक है। किससे, ए से। ए से जिससे कहा उसे नीचे रखते हैं और गुणे 100 करेंगे। 1 0 0 से कैंसिल, 4 से इसे काटेंगे 25 आएगा, और 25 छक्का होता है 150, तो 150% जो बी की आय है ए की आय से अधिक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी एसएससी सीपीओ में आया है और ये सीएचएसएल में दिया गया। जोसेफ की आय को 10% कम कर दिया गया, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने % बढ़ोतरी अनिवार्य है। मतलब कहा जा रहा है कि जोसेफ की आय 10% कम कर दी गई, अगर उसकी आय को उसकी पूर्व आय के बराबर लाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जोसेफ की जो पहले आय थी वो कितनी थी, 100 रुपये थी। अब नई आय जो है वो कितनी हो गई, 10% कम हो गई, यानी कि कितनी हो गई, 90%। जोसेफ पहले मान लेते हैं 100 रुपया पाता था, अब 10% कम पा रहा, तो कितना पा रहा, 90 रुपया। अब कह रहा उसकी पूर्व आय को लाने के लिए कितना कम करना चाहिए, तो पूर्व आय से ये कितना कम है, मतलब पूर्व आय जो है इससे कितना ज़्यादा था, 10, किससे, 90 से, गुणे 100 करिए। 1 0 0 से कैंसिल होगा, 100/90, 100/9, या फिर ये आएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, तो 11 सही 1/9% बढ़ोतरी करना पड़ेगा, तब उसकी आय पूर्व आय के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन आपका बी सही है इसमें से। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, आपके हर एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया गया है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। मतलब कहा जा रहा है
कि पेट्रोल की जो कीमत है 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो उसकी खपत को कितना कम कर देना चाहिए कि जो खर्च है वो क्या हो जाए, केवल 10% बढ़े। अभी तक क्या होता था कि खर्च पे कोई परिवर्तन ना हो तो इस तरह लगा लेते थे, लेकिन अब कह रहा है कि केवल बढ़ोतरी 10% होना चाहिए। वो मानता है कि 10% बढ़ोतरी हो जाए तब भी चलेगा। तो देखिए पहले जो था रेट, ठीक है, यहाँ प्राइस लिखते हैं या फिर मूल्य, और यहाँ पर लिख लीजिए खपत। ये पुराना है, ठीक है, और ये क्या है, नया है। और यहाँ पर लिख लेते हैं खर्च। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, लिख के बता रहे हैं, आसान है, बस थोड़ा सा इसको लिखने में समय लग रहा है। देखिए आपसे कहा गया कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 हो गई। पहले पेट्रोल का पुराना जो मूल्य था 60 था, अब कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक है, नया मूल्य 75 हो गया। अब कह रहा है तब उसका जो खपत है वो कितना, मतलब पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि खर्चा केवल 10% बढ़े। वो चाहता है कि मैं खर्चा जो है वो 10% क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता है कि खपत कितना कर रहा था। हम लोग मान लेते हैं कि खपत वो कितना कर रहा था, 10 लीटर मान लीजिए, 100 लीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 लीटर मान लेते हैं। तो 60 रुपये के हिसाब से 100 लीटर का जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, 6000 रुपया, ठीक है। 60 रुपये के हिसाब से 100 लीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, 6000 रुपया। अब यहाँ पर नया खपत जो वो नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि x लीटर खपत कर रहा था, तो 75 के हिसाब से x का मूल्य कितना हो जाएगा, सॉरी, अब वो 10% खर्चा बढ़ाना चाहता, ठीक है, 10% क्या कर रहा है, वो बढ़ाना चाहता है। तो 10% अगर बढ़ा देगा तो 6000 का 10% बढ़ाएगा अगर, तो 6000 गुणे 110/100, 1020 कैंसिल हो जाएगा, 11 छक्के 66, 6600 रुपया। वो 6600 रुपया आप क्या करना चाहता है, खर्च करना चाहता है। पहले खर्च कितना करता था, 6000, लेकिन 10% और बढ़ा के 6600 रुपया खर्च करना चाहता है। तो 75x बराबर 6600 है अगर, तो x बराबर हो जाएगा 6600/75। और अगर इसे 5 से कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो 5 × 5 5 25, और 5 से इसे कैंसिल करें, 5 × 5 5 15, 5 दूनी 10, और ये 0। फिर 15 से देखते हैं, काटते हैं इसे, 15 चौके 60, 25 75, छक्का 90, 7 5 28, और उसके बाद ये बचेगा 28, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 88 आया। मतलब अब वो खर्च कितना करना चाहता है, 88 लीटर। पहले कितना खर्च करता था, 100 लीटर, तो कितना उसे कम करना पड़ेगा, 100 - 88 मतलब 12 लीटर, ठीक है। तो 12 लीटर उसे खर्च कम कर देना चाहिए, तब केवल 10% की वृद्धि होगी। इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। उम्मीद करते हो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। आपको दिया गया है डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो गया। डीजल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि केवल व्यय जो है वो 5% बढ़े। तो यहाँ पर हमने बताया है कि मूल्य लिख लीजिए, और यहाँ पर आपको लिखना है खपत, और यहाँ पर व्यय या खर्च लिखिए, ठीक है। और यहाँ से पुराना है और ये नया है। तो पुराना जो मूल्य था वो 45 रुपये था डीजल का, और नया मूल्य जो है वो 50 रुपये है। मान लेते हैं पहले खर्च करता था वो 100 लीटर, तो 45 के हिसाब से 100 लीटर खर्च करेगा, तो खर्चा उसका कितना आ जाएगा, 4500 रुपया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि x लीटर अब खर्च कर रहा है, तो x के हिसाब से कितना आ जाएगा, हाँ वो क्या करता है, 5% वृद्धि करता है, ठीक है। खर्च को 5% वृद्धि करता है, मतलब खर्च कितना करता है, 105%। तो 4500 का 105% बटे 100 करेंगे, 0000 से कैंसिल होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसका जब करेंगे आप, तो फिर कर लेते हैं 105 × 45 अगर करते हैं, 5 × 25, 5 × 5, 5 चौक 20, और 5 4 × 4,
ये जोड़ेंगे अगर तो 4725 रुपया। जो नया खर्च है उसका वो कितना 4725 रुपया। ठीक है, नया खर्च 4725 रुपया है। तो 50 x इक्वल टू 4725 रुपया है अगर, तो x इक्वल टू 4725 बटे 50। 50 से भाग दे दीजिए, 5 9 45, 5 चौक 20 और 5 25, एक अंक पहले दशमलव। अब वो खर्च कितना करता है 94.5 लीटर, और पहले कितना खर्च करता था 100 लीटर। तो 100 लीटर खर्च करता था, अब इतना खर्च कर रहा है, तो कितना कम कर दिया उसने, इसमें से माइनस कर लीजिए 5.5 लीटर। 5.5 लीटर खर्चा वो क्या कर दिया, कम कर दिया, तब उसका खर्च केवल 5% बढ़ा। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है ए का वेतन 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, कुल मिलाकर ए का वेतन कितना बढ़ा। पहले ए के वेतन को 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, तो ए का वेतन कुल कितना बढ़ा ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं ए का वेतन पहले 100 रुपया था, 40% बढ़ाया गया तो 140 हो गया। अब 20% घटाया गया, तो 140 का 20% अगर घटाएंगे तो 140 का 20% निकाल लीजिए, 20 बटे 100, 20 पचे 100 और 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, तो आ जाएगा 28% घटा दीजिए। 140 में से 28 घटा दिया गया तो बचा कितना 112 बचा। पहले वेतन 100 था, अब कितना हो गया 112 हो गया, तो कितना बढ़ा 12, कितने से 100 से, और गुणे 100, मतलब 12% क्या हुआ वेतन उसका बढ़ा टोटल। पहले 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, इसके बाद उसका वेतन जो है 12% केवल बढ़ा। इसमें से ऑप्शन जो है आपका वो डी सही है। ठीक है, 12%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए आपको पता है कि आयत जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये पता है आपको। अब यहाँ से कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 25% बढ़ाई गई, तो 10% का मतलब होता है 10 बटे 100, मतलब 1/10। 1/10 का मतलब होता है कि पहले लंबाई 10 थी, अब एक क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो पहले लंबाई 10 थी, अब एक बढ़ाया गया तो कितना हो गया 11 हो गया। और चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की गई 25, तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है 25/100 का, मतलब पहले चौड़ाई 4 था, अब कितना हो गया 5 हो गया। तो पहले जो क्षेत्रफल था 10 चौक 40 था, अब क्षेत्रफल हो गया 11 पचे 55। क्षेत्रफल कितना बढ़ा 15, कितने से 40 से, गुणे 100, 1 0 0 से कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और ये 15 पचे 75/2 या 37 सही 1/2% की वृद्धि होगी। उसके क्षेत्रफल में 37 सही 1/2% की वृद्धि या 37.5% की वृद्धि होगी। तो इसमें से ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। कहा जरा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 10% और 20% और 10% बढ़ाया गया, तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब पहले लंबाई जो थी 5 थी, एक बढ़ाया गया तो कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद में चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया, 10% का मतलब 1/10, पहले चौड़ाई 10 था, अब कितना हो गया 11 हो गया। पहले जो क्षेत्रफल रहा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, पहले जो क्षेत्रफल रहा होगा 50 रहा होगा, अब कितना हो गया 66 हो गया। कितना बढ़ा 16, 16 बढ़ा कितने से 50 से, पहले क्षेत्रफल 50 था, गुणे 100, और 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%,
32% की वृद्धि होगी। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि होगी। ऑप्शन आपका डी सही है इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कहा जा रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको छोड़ देना, जैसे पाई जिसका वैल्यू फिक्स होता है, केवल आर पे हमें सॉल्व करना। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि अगर एक किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। 50/100 करेंगे और 1/2 आएगा। मतलब पहले जो त्रिज्या थी, ठीक है, वो 2 थी, अब कितनी हो गई त्रिज्या 1 हो गई। ठीक है, पहले त्रिज्या 2 थी, अब त्रिज्या कितनी हो गई, 1 वृद्धि हो गई, मतलब 3 हो गई। पहले त्रिज्या 2 थी, अब त्रिज्या कितनी हो गई, 3 हो गई। और देखिए r का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा। मतलब पहले क्षेत्रफल 4 था, अब 9 हो गया। कितना बढ़ा, 5। कितने से, 4 से, गुणे 100। 4 से कैंसिल करेंगे, 25 आएगा, 25 बचे 125%। तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 125% होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया एक वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। कहा जा रहा है कोई वर्ग है जिसकी एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए, तो अगर 30% बढ़ा देंगे तो 30% का मतलब होता है 30/100, मतलब 3/10 इतना हुआ। ठीक है, तो पहले जो वर्ग की भुजा थी वो 10 थी और 3 अब बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 13। और इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये बताना आपको। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो पहले क्षेत्रफल था 10 का स्क्वायर 100, अब हो गया 13 का स्क्वायर 169। कितना बढ़ा क्षेत्रफल, 69। कितने से, 100 से, गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 69%। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि आएगी, 69%। इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है तब उसके आयतन में कितने % की वृद्धि या गिरावट होगी। कहा जा रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी त्रिज्या 10% कम कर दी जाए और ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए। तो सबसे पहले तो हमें शंकु का जो क्षेत्रफल है वो पता होना चाहिए। शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई कांस्टेंट टर्म है, इनको छोड़ दीजिए, इनसे हमें कोई नहीं मतलब है, आर स्क्वायर और एच से मतलब है। ठीक है, तो पहले जो त्रिज्या में जो डिफरेंस आया है 10% का, 10% मतलब 10/100 मीन्स 1/10। ठीक है, तो त्रिज्या में 10% की कमी हुई है, मतलब पहले जो त्रिज्या थी, ठीक है, वो 10 थी लेकिन अब त्रिज्या कितनी हो गई है, 9 हो गई। 1% की कमी, पहले 10 था अब कितना बचा, 9 बचा केवल। और उसकी ऊंचाई में 40% की वृद्धि की गई। तो 40% का मतलब होता है 40/100 या 20 दूनी 40, 20 बचे 100, 2/5। पहले ऊंचाई 5 रहा होगा लेकिन अब 2 कम हो गया, मतलब ऊंचाई के 2 बढ़ा है क्योंकि ऊंचाई में वृद्धि हुआ है, तो अब ऊंचाई कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए शंकु का जो क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 बचे 500। पहले क्षेत्रफल 500 था,
दूसरी बार r का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 गुणे 7, 81 गुणे 7 करेंगे, 7 एक 7 और 7 8 56, इतना हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल 500 था, 567 हो गया, कितना बढ़ा 67, कितने से 500 से, पहले 500 था, गुणे 100 करेंगे, 00 00 कैंसिल, 67/5 या 5 एक 5, 5 त्याँ 15, ठीक है, 5 एक 5, 5 त्याँ 15 और 5 चौ 20, 13.4% की वृद्धि होगी। उसके क्षेत्रफल में 13.4% की वृद्धि। ऑप्शन आपका डी सही है इसमें से। चलिए परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को करते हैं हम लोग। दिया गया है आपको, किसी परीक्षा में चरण ने 54% अंक प्राप्त किए, 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों के 72% के बराबर था। परीक्षा में परीक्षा कितने अंकों की थी? मतलब ये किसी परीक्षा में चरण 54% अंक पाता है तो वो 72% पाता है। तो बताना है कि परीक्षा में कुल कितने अंक थे। तो देखिए 72% पाया है तो 54 नंबर पाया, ठीक है। 72% का मतलब क्या हो गया, 54 हो गया। तो 1% का मतलब हो जाएगा 54/72 या 100%, क्योंकि न कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 100% का मतलब 54/72 गुणे 100। और इसे जब कैंसिल करेंगे 4 से, ठीक है, तो 4 से कैंसिल करते हैं अगर, तो ये 4 एक 4 4 8 32, 4 से ये 25 आए। और 18 से इसे अगर कैंसिल करते हैं तो 18 7 18 54, ये हो जाएगा 3 गुणे 25 बराबर 75। तो परीक्षा जो था वो कितने का था, 75 मार्क का था। इसमें से ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है, 75 मार्क। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिया गया रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक का मतलब मैक्सिमम मार्क, मतलब पूर्णांक कितना था, ये आपको बताना है। तो रवि जो है 72% अंक पाता है और पाता है 360 अंक। तो 72% का मतलब 360, तो 1% का मतलब 360/72 और 100% का मतलब हो जाएगा 360/72 गुणे 100। अब इसे कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 4 से काटते, अच्छा 36 से करने में 36 मतलब ये 10 आएगा और 36 दूनी 72, 2 से इसे काटेंगे तो 5, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500। मैक्सिमम मार्क क्या था, 500 था, ठीक है। इसमें से ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी तरह से। दिया गया किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक की आवश्यकता है। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंक से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक है। कहा जा रहा है किसी परीक्षा में कम से कम 36% अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो पास होंगे। एक विद्यार्थी जो है 190 अंक प्राप्त करता है और 35 नंबर से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले 36% अंक पाता वो तो पास होता, ठीक है। पाया कितना है, 190 नंबर पाया और 35 से फेल हो गया। 35 नंबर अगर और पा गया होता तो वो पास हो जाता। तो 35 इसे दे दीजिए, ठीक है। अब ये पास हो गया और पास हो गया तो कितना परसेंट पाया, 36% पाया। देखिए यही कहा गया है कि एक परीक्षा में एक छात्र 190 अंक प्राप्त करता है और 35 अंक से फेल हो जाता है। तो 190 पाया था, 35 और पाया था, पास हो जाता और 36% पा जाता, ठीक है। तो 36% बराबर, इसको जोड़ लीजिए, ये 5 होगा, 9 3 12 और 1 1 2, 225। 36% का मतलब 225, 1% का मतलब 225/36 या 100% का मतलब 225/36 गुणे 100। 9 चौक 36 होता है, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45 और 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 आएगा। 25 गुणे 25 होगा 625। तो परीक्षा में जो मैक्सिमम पूर्णांक था वो 625 था। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था। मतलब ये है कि अगर 40% पाएगा वो तो उत्तीर्ण होगा, ठीक है, 40% पाएगा तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा। वो पाया कितना है 220 अंक और 20 से फेल हुआ, तो अगर फेल हुआ उसे पास करना तो 20 और दे दीजिए, वो पास हो जाएगा और 40% अंक पा भी जाएगा। तो 40% का मतलब हो जाएगा 240। 1% का वैल्यू निकाल लीजिए 240/40 और इसे 100% का मतलब अगर निकालते हैं हम लोग वैल्यू तो 240/40 गुणे 100। देखिए 100 से और 4 छक 24, 6 गुणे 100 600 अंक आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो अंक था वो कितना था 600 अंक था, ठीक है। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है। तो अब उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, परीक्षा पर आधारित ही। आपको दिया गया है रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। एक परीक्षा में उसे 36% अंक प्राप्त करने थे लेकिन वो पाया कितना 24% अंक और कितने से फेल हो गया 9 अंक से, तो 9 अंक दे दीजिए, पास हो जाएगा और वो 36% के बराबर हो जाएगा। ये तो कहा है कि एक परीक्षा में वो 36% अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है, 24 पाया 24% और 9 अंक से फेल हो गया, तो 24% दे दीजिए और 9 अंक दे दीजिए, अब वो पास हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज वाले को एक तरफ ट्रांसपोज कर लें। 36% माइनस 24% बराबर 9। 36 में से 24 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये आएगा 12%। 12% बराबर 9, तो 1% का मतलब 9/12 और कोई भी चीज़ 100% होता है, 100% का मतलब 9/12 गुणे 100। 4 तियाँ 12, 4 से आएगा 25 और 3 त्रिका 9, 25 तियाँ 75 मार्क। मैक्सिमम मार्क कितना था 75। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। दिया गया है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। राम को 40% अंक प्राप्त हुए और 20 से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक था। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत मार्क की आवश्यकता है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक राम है, इधर राम और इधर एक आदित्य है। राम जो है 40% अंक पाए और 20 अंक से फेल हो गए, तो 40% अंक पाए हैं, 20 अंक से फेल हुए, यानी कि 20 पा गए होते तो वो पास हो जाते। 20 उनके में प्लस कर दीजिए। आदित्य जो है 45% अंक पाए और क्या हुआ, वो 30 अंक ज़्यादा पा गए, तो अगर 30 अंक कम भी पाए होते तो वो पास होते और दोनों के मार्क आपस में बराबर हो जाते। यहाँ से अब परसेंटेज का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए इसको अगर इधर लाते हैं हम लोग, ट्रांसपोज कर लें, इसको इधर ही ले जाएं तो 45 माइनस 40 5% बराबर, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो 50, तो 5% का वैल्यू 50 आया, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 नंबर। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 नंबर आ जाएगा। 10 नंबर मतलब 1%, तो इधर वाले से ही हम लोग निकाल लेते हैं। पूछा गया आपसे कितने % अंक की आवश्यकता है, तो 10 मतलब 1%, तो 20 मतलब 2%, तो 2% अंक और ये पाया होता तो परीक्षा फल पा गया होता, उतना प्रतिशत पा गया होता। तो 40 और 2 कितना होता 42%। 42% उत्तीर्णांक था, ठीक है। अगर इस तरह नहीं करना चाहते आप लोग तो यहाँ से देखिए कर क्या सकते हैं, 1% का मतलब 10, तो फिर 100% का मतलब कितना हो गया, 100% का मतलब हो जाएगा 100।
परसेंट का मतलब 1000, ठीक है, 1000 हो गया। 100% का मतलब 1000, मतलब टोटल मार्क कितना था, 1000 था। अब रोहित जो है 40% पाया है, तो इसी का 40% निकाल लीजिए। बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा, इस तरह से ना लगाइए, जो आपको बताया जा रहा उसी तरह से लगाइए। हाँ, अब यहाँ एक चीज़ और कर सकते थे, इधर आदित्य वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1% का मतलब 10, मतलब 10 नंबर का मतलब 1%, तो 30 नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। इसी में 3% का वैल्यू रख लीजिए, तो 45 माइनस 3 42% आएगा। किसी भी पक्ष से सॉल्व करेंगे, किसी भी पक्ष को लेकर, तो वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो 42% मार्क आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिया गया है, एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और आवश्यक उत्तीर्णांक से 56 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता थी, ठीक है। तो वो 31% अंक पाई है अनीता है, और एक दूसरी जो है वो सुनीता है। अनीता 31% अंक पाई, 6 अंक से फेल हो गई, तो 6 दे दीजिए, वो पास हो गई। और सुनीता जो 40% अंक पाई और 56 अधिक पाए, तो 56 माइनस कर लीजिए, अब वो पास रहेगी, बराबर रहेंगे दोनों। देखिए परसेंटेज वाले को उधर करके माइनस करते हैं, इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे, तो ये आएगा 9%। और इसको इधर लाके मतलब प्लस करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 6 6 12 62। तो 9% का मतलब आ जाएगा 62। तो 1% का मतलब आ जाएगा 62/9, ठीक है। कहीं क्वेश्चन शायद गलत तो नहीं नोट हुआ है, 1 मिनट देखते हैं। 31% अंक पाता है, तो 6 अंकों से, 6 नहीं ये 16 था, ठीक है। और ये 62 नहीं होगा, 72 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 8 72। 1% का मतलब 8 हो गया। आपसे कहा गया कि मैक्सिमम कितना उत्तीर्णांक होना चाहिए, न्यूनतम कितने अंक चाहिए उसको कि वो पास हो जाए। तो यहीं से निकाल लीजिए, 31% और 16 अंक चाहिए था, तो 1% का वैल्यू अगर इतना, तो 31% का वैल्यू हो जाएगा 31 × 8। 8 करने में 8, 8 त्रिक 24, 248। इसकी जगह पर रख दीजिए 248 प्लस 16, 8 से 14, 4 1 5 और 1 6 और ये 2, 264 अंक। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो था वो 264 अंक था। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन ही है, देखते हैं। देखिए दिया गया है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो 2 अंक अधिक उत्तीर्ण, मतलब 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण अंक कितना था, ठीक है। मतलब ये 32% अंक पाता, 6 से फेल हो गया, तो 32% का मतलब 32% पाया, 6 से फेल हुआ, 6 दे दीजिए, इसे पास हो गया। और फिर कह रहा उसी परीक्षा में वो 36 पाता है, 36% अंक, तो 2 अंक से पास हो जाता, मतलब 2 अंक ज़्यादा पाता। 2 अंक माइनस कर लेंगे तब भी वो पास ही रहेगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले जाएंगे अगर, तो ये बचेगा 4% बराबर 6 2 8। तो 1% का मतलब हो जाएगा 8/2, मतलब 2 नंबर, ठीक है। आपसे कहा गया कि उत्तीर्ण अंक कितना है, मतलब कितने अंक पे वो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो इधर वाले से निकाल लीजिए या तो फिर इधर वाले से, दोनों उत्तीर्णांक ही हैं। चलिए पिछली बार यहाँ से निकाले थे, अब की बार यहाँ से निकाल के दिखा देते हैं। तो 1% का मतलब 32, तो 36 2, तो 36% का मतलब 36 × 2 72 नंबर, ठीक है। 72 नंबर वो पाता, मतलब 36% की जगह पे 72 रख दीजिए, -2 बराबर 70। तो मिनिमम उत्तीर्णांक जो था वो कितना था, 70 मार्क था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज हम लोग जो परीक्षा पर आधारित प्रश्न आते हैं परसेंटेज के, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और अच्छे लेवल तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आपको दिया गया पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। दिया गया महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की प्रतिशतता क्या है? कहा जा रहा महिमा ने 175 में से 126 अंक प्राप्त किया, तो उसके अंकों की प्रतिशतता क्या है? तो देखिए, जैसे आपको पता होगा, अगर कितने में से वो पाई, 175 में से कितना पाई है, 126, और गुणे 100 कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे ये होता है कि पूर्णांक को नीचे रखते हैं, जितना नंबर वो पाती उसको ऊपर और गुणे 100 कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए। 25 से 25 सते 175 और 25 चौके 100, और 7 से देखिए क्या कैंसिल होगा, 7 के निम 7, और ये 7 अठे 56, और ये आएगा 18 गुणे 4 72%। मतलब महिमा को 72% अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है, 72%। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। अधिकतम अंक है, मतलब परीक्षा में जो अधिकतम अंक है वो कितना है? कहा जा रहा है एक परीक्षा में एक व्यक्ति है, मतलब 40% उत्तीर्ण होने के लिए नंबर चाहिए, लेकिन एक 67% पाता और 13 अंक से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का जो मैक्सिमम मार्क है ये आपको बताना है कितना है। तो देखिए वो 40% पाता है और कितने से फेल हो जाता है, 67 नंबर पाता है और 13 अंक से फेल हो जाता है। तो 13 अंक और अगर वो पा जाए तो वो पास हो जाता और 40% पा जाता। यही तो कहा गया है, 40% पाता है, 67 नंबर पाता है और 13 अंक से फेल हो जाता है। तो 13 अंक दे दीजिए, अब वो पास हो गया। तो 40% का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो 7 3 10 और 6 1 7 और 1 8, 80 आएगा। 1% का वैल्यू जो होगा 80/40, काटेंगे तो ये 2 आएगा। अगर 1% का वैल्यू 2 है तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100%। 100% का वैल्यू हो जाएगा 200। तो परीक्षा का जो अधिकतम अंक था वो कितना था, 200 अंक था। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें से बी सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आपको दिया गया है, एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सचिन ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक हैं। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करें। मतलब ये उसी परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किया और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, लेकिन सचिन 30% अंक प्राप्त किया और 20 अंक अधिक पाया। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? देखिए एक तरफ विनोद को लिखते हैं और एक तरफ सचिन को लिखते हैं। विनोद के साथ क्या हुआ, 25% अंक ये पाया है और 10 अंक से फेल हो गया। तो 10 अंक अगर पा जाए तो ये पास हो जाएगा, पासिंग मार्क के इक्वल। जो सचिन है वो 30% अंक पाता है और 20 अंक अधिक पा जाता है, मतलब पासिंग मार्क से 20 ज़्यादा पा जाता है। अगर 20 माइनस कर लें तब भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब परसेंटेज को एक तरफ कर लीजिए। देखिए इसको अगर हम 25 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5%, और इसको उधर ले जाएंगे, जब तक माइनस में इधर आएगा प्लस होगा तो ये हो जाएगा 10 और 20 30। तो 5% का वैल्यू अगर 30 है तो 1% का वैल्यू जो होगा 30/5 होगा, मतलब 6। 1% का वैल्यू अगर 6 आया, किसी भी चीज़ का पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है। 100% का वैल्यू हो जाएगा 600। ठीक है, 100 गुणे मतलब 6 गुणे 100 600 हो जाएगा। इसमें से आपका ऑप्शन जो बी सही है। ठीक है, चलिए
ये क्वेश्चन नंबर 3 था। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 70% हिंदी में, 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि इंग्लिश में जो उत्तीर्ण होते हैं वो 60%, और उसके बाद में हिंदी में जो उत्तीर्ण होते हैं वो 70%, और दोनों में जो उत्तीर्ण होते हैं इंग्लिश और हिंदी में वो होते हैं 40%। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने % छात्र दोनों में उत्तीर्ण नहीं हुए। ठीक है, मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। तो देखिए ये एक सर्कल बना के करने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे इस तरह से हम लोग सर्कल बनाते हैं और ये मान लेते हैं इंग्लिश और ये मान लेते हैं हिंदी। अब दोनों में कितने हैं 40, तो ये जो पोर्शन है वो दोनों को निरूपित करता है। दोनों में 40%, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 40% उत्तीर्ण हुए। अब इंग्लिश में कह रहा है कितने 60%। तो देखिए ये अगर सर्कल हम इसको देखें तो इसमें 40 पहले से है, और अगर टोटल 60 थे तो हमें कितना ऐड करना चाहिए, 20 और ऐड कर देना चाहिए। अब इंग्लिश में कितने हो गए 60% हो गए। ऐसे ही अगर हम हिंदी वाले पोर्शन को देखें तो हिंदी में पहले से 40 हैं और हिंदी में टोटल कितने थे 70%, तो 30 और ऐड कर देंगे तो 70% हो जाएंगे। अब टोटल ये जो 5 छात्र हैं कितने हो गए, 40 थे, 70 और 20 90%, टोटल 90% छात्र उत्तीर्ण हो गए। तो कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कोई भी चीज़ 100% होता है जिसमें से 90% अगर उत्तीर्ण हुए तो 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो ए सही है, 10% छात्र। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी से आगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिया है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आगे और लिख दिया गया। देखिए आपसे कहा जा रहा है, पहले हम लोग ऐसे सर्कल ही बना लेते हैं इस तरह से, और इसमें 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक इंग्लिश है और ये जो है वो मैथ है, इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश में टोटल 80% है और मैथ में टोटल 85% उत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 75%। ठीक है, कहा जा रहा है अगर कुल फेल छात्र 40 हैं तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इंग्लिश में अगर 80% उत्तीर्ण हुए हैं तो इस सर्कल में पहले से 75% हैं, 5% और जोड़ दें तो ये 80% हो गए। ऐसे ही मैथ में पहले से हमें चाहिए 85% और 75 पहले से, तो 10 और ऐड करना चाहिए। टोटल कितने उत्तीर्ण हुए ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करेंगे जब तो ये 80 और 10 90% उत्तीर्ण हुए। और अनुत्तीर्ण कितने हुए, क्योंकि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी गई है, तो 100% में से 90% को माइनस कर लीजिए। 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो वहाँ पर कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए 40 छात्र। तो अगर 10% का मतलब 40 है तो 1% का मतलब 40/10 मतलब 4, 1% का मतलब 4 होता अगर, तो 100% का मतलब 400 होगा। ठीक है, 100% का मतलब 400। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो बी सही है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज हम लोग प्रतिशत के जो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग वर्ग तथा आयत और वृत्त सभी प्रकार के जिसमें क्षेत्रफल होते हैं उन पर वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि किसी आयत की लंबाई में 40% वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई
20% घटा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में x% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा ये पता करना है हमें। तो देखिए, हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है। अब पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि लंबाई में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि का मतलब 40% का मतलब 40/100 और इसे 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 बचे 100, इसका मतलब 2/5। मतलब ये है कि अगर लंबाई पहले 5 रहा होगा तो 2 और बढ़ा दिया गया, तो पहले लंबाई 5 रहा होगा, 2 बढ़ा दिया गया, तो अब कितना हो गया, 7 हो गया। ये पूर्व है और ये बाद का, ठीक है। पहले लंबाई कितना था, 5 था, 2 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो उसके बाद कहा जा रहा है चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। तो पहले अगर चौड़ाई 5 रही होगी तो अब 1 घटा दिया गया, मतलब पहले चौड़ाई 5 थी, अब 1 घटा दिया गया मतलब 4 हो गई। तो पहले लंबाई 5 था, चौड़ाई 5 था, तो इसका जो क्षेत्रफल रहा होगा 25 रहा होगा। और पहले लंबाई 7 थी, अब लंबाई चौड़ाई 4 है, तो 7 चौक 28 हो गया। पहले जो क्षेत्रफल था 25 था, अब क्षेत्रफल 28 हो गया। कितना बढ़ा, 3, कितने से, 25 से, गुणे 100 कर लीजिए, ठीक है। और 25 चौक के 100, 4 तिहाई 12%, तो उसके क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि होगी, ठीक है। इससे पहले वीडियो आपको बनाया गया है, एक वीडियो दिया गया है जिसमें आपको क्या किया गया कि बेसिक क्वेश्चंस बताए गए हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, मतलब फ्रैक्शन को कैसे हम लोग फ्रैक्शन को उसमें परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दिया गया है, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, मतलब वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। मतलब ये अगर एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 30/100 मतलब 3/10 होगा। तो पहले जो भुजा रहा होगा पूर्व और ये बाद, ठीक है। पहले जो भुजा रहा होगा वो कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। अब 3 बढ़ा दिया गया तो भुजा कितना हो गया, 13। तो हमें पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तो पहले क्षेत्रफल 100 रहा होगा, अब कितना हो गया 169, कितना बढ़ा 69, कितने से 100 से, गुणे 100 बराबर 69%। तो जब उसके क्षेत्रफल में अब कितनी वृद्धि होगी, 69% की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त के क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए त्रिज्या में अगर 50% की वृद्धि करेंगे, हम लोगों को कांस्टेंट टर्म को नहीं लेके चलना, जो कांस्टेंट नहीं है उनको लेके चलना। जैसे हमें पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। अब पाई का तो एक फिक्स वैल्यू होता है 22/7, तो इसको हमें छोड़ देना, ठीक है, केवल r² से मतलब है। तो पहली बात तो आप क्वेश्चन में देखिए कहा क्या गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो 50% का मतलब होता है 1/2। 50/100 करेंगे तो 1/2 आएगा। अब त्रिज्या जो था ये पूर्व वाला है और ये बाद की त्रिज्या। पहले त्रिज्या रही होगी 2, अब 1 बढ़ा दिया गया तो त्रिज्या कितनी हो गई 3, और जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, r² होगा, क्योंकि पाई कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो पहले अगर क्षेत्रफल 4 रहा होगा तो अब कितना हो गया 9, कितना बढ़ा 5, कितने से 4 से, गुणे 100, 4 से इसे कैंसिल करेंगे 25 आएगा और 25 बचे 125%।
तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी 125% की होगी। इसमें से ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। दिया गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर परिधि को हम लोग 10% बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये हमें पता करना है। तो हमें पता है वृत्त का परिधि जो होता है 2πr होता है, तो 2 तो बढ़ नहीं सकता, कांस्टेंट है, पाई बढ़ नहीं सकता, इसका मतलब त्रिज्या ही बढ़ा है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना बढ़ा है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अब कहा जा रहा है कि अगर परिधि 10% बढ़ गया तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा। देखिए परिधि में एक बार फिर से समझिए, वृत्त का परिधि होता है 2πr, 2π कांस्टेंट होते हैं, उनको छोड़ दीजिए, r ही बढ़ा होगा क्योंकि ये दोनों नहीं बढ़ सकते। r बढ़ा 10%, 10% का मतलब 1/10। तो पहले क्वेश्चन कितना हो गया, इसके पहले वाले की पूर्व और ये बाद। पहले जो त्रिज्या रही होगी और ये बाद की त्रिज्या, पहले त्रिज्या 10 रही होगी, अब 1 बढ़ गया तो कितना हुआ 11। तो पहले जो क्षेत्रफल रहा होगा 10 का स्क्वायर 100, अब क्षेत्रफल हो गया 11 का स्क्वायर 121। कितना बढ़ा 21, कितने से 100 से, गुणे 100, इसको कैंसिल करेंगे और 21% की वृद्धि होगी। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 21%। जल्दी आपको दिया गया है एक घनाभ आकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि होती है। उसके आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, और हमें पता है घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पर आप पूर्व लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाद, मतलब पहले की जो लंबाई रहेगी और ये बाद की लंबाई रहेगी। अब आपसे कहा लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% का मतलब 1/10। चौड़ाई में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5। और ऊंचाई में 50% की वृद्धि, मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो यहाँ से देखिए पहले लंबाई रही होगी 10, अब 1 बढ़ गया, तो पहले लंबाई 10 था, अब 1 बढ़ा तो 11 हो गया। पहले चौड़ाई 5 थी, 1 बढ़ गया तो अब 6 होगा। पहले चौड़ाई 5 था, अब 1 बढ़ा तो 6 हो गया। पहले ऊंचाई 2 था, 1 बढ़ा तो 3 हो गया। तो पहले जो आयतन रहा होगा 5 दूनी 10, 10 दाहिने 100, पहले 100 था, अब आयतन कितना हो गया 11 छक्के 66, और 66 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 6 × 18 और 6 × 18 और 1 19, 198 आएगा। ठीक है, पहले आयतन 100 था, अब 198 हो गया। 100 से ये कितना बढ़ा 98, कितने से 100 से, गुणे 100 करेंगे, 100 से कैंसिल होगा, 98%। तो इसके जो आयतन में वृद्धि होगी वो 98% हो जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गोले पर आधारित। कहा जा रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कहा जा रहा है गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जा रही है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे पहले तो गोले के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। ये होता है 4πr³, 4/3πr³, ये गोले का आयतन होता है। अब 4π/3 और पाई ये कांस्टेंट है तो इनको छोड़ देंगे, r³ पे ही केवल गणना करेंगे। अब देखिए कहा गया त्रिज्या में 10% की कमी होती है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ये पूर्व रहा होगा और ये बाद में। पहले जो त्रिज्या थी वो 10 थी, अब जो त्रिज्या हो गई 1 कम हो गई, कमी कहा गया तो कितना होगा 9 होगा। 10 का क्यूब जो होता है, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब करेंगे,
1000 और 9 का क्यूब होता है 729। देखिए कितना कम है, माइनस करेंगे 1000 में से 729 को माइनस जब करेंगे तो ये आएगा 1 और ये बचा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 और ये 9 में से 7 जाएगा तो 2। 271 की कमी हुई है। कितने से? 1000 से गुणे 100। 20 से कैंसिल होगा और 10 से भाग देंगे 27.1%। 27.1% की कमी होगी, उसके आयतन में 27.1% की कमी होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।